नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उत्तराखंड सरकार एकता मार्च आयोजित करने जा रही है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि 31 अक्टूबर को होने वाले एकता मार्च के लिए मेरा भारत पोर्टल के माध्यम से फ्री में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए संख्या और आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई है। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक राज्य के सभी 13 जिलों में एकता मार्च निकाले जाएंगे। ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा के रूप में किया जाएगा। 2 चरणों के बाद चयनित लोगों को 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलने वाले तीसरे चरण में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और इस चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मस्थल गुजरात के नाडियाड में नर्मदा जिले में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। प्रथम चरण में माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर के युवा, देश भर के जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस पदयात्रा में या इस एकता मार्च में, वो माय भारत पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के साथ में उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें, चाहे वो सोशल मीडिया रील की प्रतियोगिता है वो करेंगे, निबंध लेखन करेंगे, क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे और सरदार @150 यंग लीडर्स प्रोग्राम इसमें शामिल होंगे। और ये सब कुछ माय भारत पोर्टल पर हम सबको दिखेगा, मिलेगा और हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब उत्तराखंड में राजनीति तेज हो गई है। एक और जगह सत्ता पक्ष में इसे एक बड़ा सकारात्मक फैसला बताया गया है, तो वहीं विपक्ष ने कहा है कि सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं दिखाई देती है। इस विधेयक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राज्य सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसमें सरकार की मंशा क्या है ये साफ नहीं हो पा रहा है। सरकार पिछले 3 सालों से मदरसों के आधुनिकीकरण की बातें कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं किया गया है। किसी भी वर्ग या समुदाय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार केवल बयानबाजी तक ही सीमित है। चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की योजनाएं हों या अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, सब कागजी तौर पर ही सिमट कर रह चुकी हैं। और इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये एक बड़ा और सकारात्मक फैसला है। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब उत्तराखंड में राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। एक और जहां सत्ता पक्ष में इसे एक बड़ा सकारात्मक फैसला बताया गया है, तो वहीं विपक्ष ने कहा है कि सरकार की मंशा भी साफ नहीं है। इस विधेयक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसमें सरकार की मंशा क्या है ये साफ नहीं है। सरकार पिछले 3 सालों से मदरसों के आधुनिकीकरण की बातें कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं किया गया है। और कई मदरसे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नामचीन हो गए थे। ऐसा लगता था कि हमारी एजुकेशन की ये धारा भी उसी तरीके से सशक्त होगी जिस तरीके से पहले, आज से 30-40 साल पहले हमारी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली थी। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, मगर एक प्रभाव तो निश्चित है कि धार्मिक शिक्षा तो देने से किसी को आप रोक नहीं सकते, किसी ऐसी संस्था बनाने से। और जब इससे कट्टरता और बढ़ेगी, आइसोलेशन और बढ़ेगा, समावेशिता की तरफ जो हमारे कदम बढ़ रहे थे राज्य के, वो कदम ठिठकेंगे, ऐसा मेरी आशंका है जी। मगर सरकार का क्या एजेंडा है
और क्यों ये सब किया है, इस पर राज्य को विचार करना चाहिए। रुड़की के नेहरू स्टेडियम के पास एक कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी के स्टूडेंट विंग के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ कादरी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता में आरिफ कादरी ने पिरान कालियर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद पर क्षेत्र का बड़ा भूमाफिया होने का आरोप लगा दिया है। आरिफ कादरी का आरोप है कि विधायक फुरकान अहमद के आरिफ कादरी का आरोप है कि विधायक फुरकान अहमद के द्वारा विधायक रहते हुए ज़्यादातर वहीं पर सड़कों का निर्माण कराया गया है जहां पर उनकी भूमि रही है, जिस कारण उनकी संपत्ति के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरिफ कादरी का आरोप है कि कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के द्वारा गुलाब नगर के पास वक्फ बोर्ड की दरगाह और मस्जिद की भूमि पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इसके साथ ही आरिफ कादरी ने केंद्र सरकार से कांग्रेस विधायक की संपत्ति की जाँच करने की मांग की है। तो विधायक जी के सुपुत्र सलमान अहमद हैं, फुरकान अहमद के बेटे, इन्होंने मेरे पर आरोप लगाया है कि मैंने उनके ऊपर झूठे मुकदमा लिखवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करने के 2 दिन की कार्रवाई करने के बाद मेरा मुकदमा लिखा है, जो इनके ऊपर लिखा गया है मुकदमा। और ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने 31,22,000 रुपये का इनके साथ मैंने वो कराया, चेक हैं तो वो चेक दिखा दें। 31,22,000 रुपये का मेरे साथ तो उन्होंने काम कराया, एग्रीमेंट होंगे या उन्होंने कुछ माल गिरा हो तो उसकी GST के बिल होंगे, वो दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और ये इन्होंने कहा है कि मैंने कोई मारपीट नहीं करी। इन्होंने 1.5 घंटा मेरे साथ मारपीट करी है, जिससे मेरा हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, जिसका मेरा ऑपरेशन होना है फ्राइडे के अंदर। और ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर हरियाणा में, मेरठ में, सहारनपुर में कहाँ मेरे ऊपर केस चलते हैं, जरा ला के दिखा दें। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में शब्दों का युद्ध छिड़ गया है। चुनावी मिशन 2027 को लेकर दोनों नेताओं के बीच में विकास बनाम राजनीति का घमासान देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस की ये तकरार अब जसपुर की सियासत को और ज्यादा दिलचस्प बनाती हुई दिखाई दे रही है। शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, टूटी सड़कें और शिक्षा की उपेक्षा, यही जसपुर की हकीकत अब बन चुकी है। युवाओं के पास न खेल की सुविधा है, न यात्रा के लिए स्थायी बस अड्डा है, और इन सब के बीच जनता वर्षों से विकास के इंतजार में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कभी विधायक कहते हैं कि सरकार उनकी नहीं है, तो कभी सत्ता में रहते हुए भी अपने ही लालच और मनसा के चलते सरकार गिराने की साजिश की बातें सामने आती हैं। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने आदेश चौहान को पंचायती नेता करार देते हुए कहा है कि विधायक का काम शहर का विकास करना है, लेकिन जो देहरादून जाकर विकास की रणनीति बनाने की बजाय गांव के प्रधानों और सभासदों की तरह पंचायती राजनीति न करता हो, वो जसपुर का भला नहीं कर सकता है। सिंघल ने कहा कि वर्तमान विधायक सिर्फ राजनीति का शो करते हैं और विकास की जमीन पर असलियत कुछ और ही नजर आती है। कि उत्तराखंड में नामदत्त तिवारी के बाद जब से तिवारी जी नहीं रहे तब से यहाँ विकास स्थगित हुई, क्योंकि प्रदेश बना और ये प्रदेश जब बना तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई, जसपुर वालों को भी, कि हमारे जसपुर को बहुत विकास होगा, क्योंकि तिवारी जी ने एक शेड्यूल घोषित किया, लेकिन वो शेड्यूल भी डेवलप नहीं हुआ। फिर हरीश रावत जी की सरकार आई, उन्होंने यहाँ स्टेडियम और रोडवेज के शिलान्यास किया, लेकिन उनकी सरकार अच्छी खासी सरकार चलती हुई यहाँ कुछ विधायकों ने इसको गिरा दिया गया, जिसमें जसपुर के विधायक भी एक थे। सबका अपना एक तरीका होता है काम करने का। अब उन्होंने विधायक जो बनता है वो विकास के लिए बनता है। अब विकास तो 9 साल के अंदर बिल्कुल नगण्य रहा और क्षेत्र को पीछे कर दिया। अब वो ठीक है, अपनी खिसकी हुई जो जमीन है उसको दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जनता, देखिए, हमें समझना होगा कि हमें कोई पंचायती व्यक्ति चाहिए या विकास कर। रुद्रपुर में मनोज सांसद स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला कराटे प्रतियोगिता का समापन समारोह बड़े ही उत्साह और धूमधाम से किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट और मेयर विकास शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय स्तर की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना को भी मजबूत करता है।
प्रतियोगिता में खटीमा की टीम ने प्रथम, रुद्रपुर ने द्वितीय और काशीपुर ने तृतीय स्थान हासिल किया है। जिले भर से 175 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। वहीं समारोह में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश पांडे, पूर्व कुमाऊं क्रीड़ा सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, कोच और खेल प्रेमी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से लगातार खेलों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे फिट इंडिया अभियान हो, खेलो इंडिया अभियान हो, सब में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसी के साथ ही हमारे जो खेल के संसाधन हैं उन्हें भी बढ़ाने का काम लगातार हुआ है। अभी उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में अभी यहाँ राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हुआ था। आप देख रहे हैं बहुत सारी संपत्तियाँ हमें यहाँ मिली हैं। वेलोड्रम है, ऑडिटोरियम है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल हम यहाँ करा सकते हैं। यानी कि जैसे कराटे के जो मास्टर हैं वो हों, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के, टेबल टेनिस के, हॉकी के और हमारे क्रिकेट के, बॉक्सिंग के, जितने भी गेम हम करा रहे हैं विभिन्न जगहों पर। जैसे आज रुद्रपुर जो हमारा जिला मुख्यालय है, यहाँ पर पूरे जिले का कराटे का भी हमारा यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। सुबह से लेकर अभी तक लगातार चल रहा है। बगल में वॉलीबॉल चल रहा है, इसी तरह कहीं पर हमारा फुटबॉल चल रहा है, कहीं पर क्रिकेट चल रहा है। मैं सारे कोचेज को भी धन्यवाद देता हूं जो मोदी जी की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से खिलाड़ियों को यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आईजी कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने गुमशुदा बच्चों की रिकवरी में पुलिस के बेहतर प्रदर्शन की बात कही है। वहीं बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष गीता खन्ना ने भी राज्य में बच्चों के गुमशुदा होने और रिकवरी को लेकर कहा है कि इस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट आने से पूर्व ही पुलिस से सवाल किया था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा उन्हें बताया गया है कि गुमशुदा बच्चों में अधिकतर वे बच्चे शामिल हैं जो वास्तव में गुमशुदा नहीं थे, बल्कि किसी कारण से बिना बताए कहीं घूमने निकल गए थे। लेकिन कुछ घंटों में ही उन्हें ढूंढकर वापस घर भेज दिया गया है, जिसके चलते संख्या में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में उत्तराखंड पुलिस ने अच्छा कार्य किया है। नीलेश बरने की और उनकी पूरी टीम ने वो रिपोर्ट दी। तो क्या हो रहा है, बच्चे रूट के, लड़के एडवेंचर के लिए, जैसे पहाड़ के बच्चे को बस मसूरी आना है, यहाँ वाले को हरिद्वार तक जाकर देखना है, किसी को फेसबुक के फ्रेंड से मिलने जाना है, ऐसे करके बच्चे निकल जाते हैं। अब जब शाम तक बच्चा नहीं आता या 2-4 घंटे स्कूल में नहीं है, दोस्तों के पास नहीं, तो माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो शाम तक रजिस्टर बन जाता है ना, वो रिपोर्ट शाम तक पूरे प्रदेश से पुलिस मुख्यालय में आ जाती है। लेकिन वो 4 घंटे बाद भी अगर रिकवर हो गया, 1 दिन बाद मिल गया, तो वो मिसिंग चाइल्ड वाली लाइन में तो आई गया। इसीलिए आपने देखा रिकवरी रेट भी हमारा 95% से ऊपर है। काशीपुर में सोशल मीडिया पर भगवान वाल्मीकि के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी ने बवाल खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुंडेश्वरी निवासी नवीन नामक युवक ने फेसबुक पर भगवान वाल्मीकि के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे समाज की भावनाएं गहराई से आहत हो चुकी हैं। आक्रोशित वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग कोतवाली पहुंचे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया है। समाज के लोगों ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी के चरित्र को धूमिल करने की कोशिश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। प्रदर्शन के दौरान अजय कुमार सौदा, बन्नू, मेहंदी बेदी, मोनू प्रधान, उमेश सौदा, सुमित सौदा और अन्य बड़ी संख्या में समाज के लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है। हिंदू समाज का और वाल्मीकि भगवान जो है सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं और उस देवों के लिए जो वाल्मीकि समाज पूरा हिंदुस्तान का और विदेश तक में जो है उनको पूजा करता है, सेवा और पूजा अर्चना करता है, उनके सम्मान में जो ये बात कही है बहुत निंदनीय है। और ऐसा व्यक्ति जो एक तरीके से देशद्रोहिता का कार्य करता है, शांति भंग कर रहा है, उस आदमी को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे अरेस्ट किया जाए। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ मसूरी देहरादून मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने शिव मंदिर के पास बने अस्थायी बैली ब्रिज की स्थिति को परखा है और क्षतिग्रस्त सड़कों का भी जायजा लिया है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अक्टूबर माह के अंत तक सभी मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सचिव पंकज पांडे ने निर्देश दिया है कि सड़क पर जगह जगह जमा मलबा और पत्थरों को 1 सप्ताह के भीतर पूरी तरह से हटा लिया जाए। बागेश्वर जनपद मुख्यालय में आगामी नवंबर माह में जिले में होने वाले गवर्नमेंट पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और पेंशनरों ने सम्मेलन के भव्य आयोजन के लिए चर्चाएं भी शुरू कर दी है। इस दौरान संगठन की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। बागेश्वर में संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह गढ़िया की अध्यक्षता में पेंशनर्स की बैठक की गई है। वक्ताओं ने 65 साल में 5%, 70 से 10% और 75 में 15% पेंशन में बढ़ोतरी देने की मांग को दोहराया है। गोल्डन कार्ड से निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई गई है। वहीं जिला अध्यक्ष गढ़िया ने कहा है कि इन सभी मुद्दों को आगामी प्रांतीय सम्मेलन में गंभीरता से उठाया जाएगा। संगठन के नए सदस्य जगदीश प्रसाद, ठाकुर सिंह धपोला और घनानंद तिवारी का फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया है। ये तय कर रहे हैं और अपने हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी अलग अलग जिम्मेवारी तय की जानी है। इसके साथ ही गवर्नमेंट और सरकारों के साथ हमारा जो अन्य जो मांगे हैं, जैसे 65 साल में हमको 5% इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, 70 में 10, 75 में 15, ये हमारी सरकार से मांग है। इसके अलावा गोल्डन कार्ड के संबंध में भी ये अभी तक कोई स्पष्ट किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है। कहीं भी जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें इलाज नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। 73वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज गोचर के सभागार में आयोजित किया जा रहा है और सीमांत जनपद चमोली के गोचर में आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक और पौराणिक मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों सहित तमाम लोगों के सुझाव लिए गए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है जिसको भव्य दिव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए उन्होंने सभी के सुझाव भी लिए हैं। गोचर मेला उत्तराखंड के सीमांत चमोली जिले में गोचर नामक स्थान पर हर साल 14 नवंबर से 20 नवंबर तक लगने वाला एक राज्य स्तरीय औद्योगिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक मेला है, जो पहले का व्यापार केंद्र हुआ करता था। ये मेला क्षेत्र के व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ मनोरंजन और सामाजिक जुड़ाव का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। आज गोचर मेले के लिए जो प्रथम बैठक की गई, इसमें सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे और उनके सुझाव लिए गए। तो उसमें जो सुझाव प्राप्त हुए किस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी, किस तरह दुकानों का आवंटन होगा और किस तरह का स्वरूप मेले का रहेगा। 15वीं एनडीआरएफ के सेनानी सुदेश कुमार दराल ने पत्रकारों से बात की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि एनडीआरएफ के जवानों ने देश में बीते 12 सालों में 1,14,492 लोगों की जान बचाई है और 5.50 लाख लोगों को अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है। उन्होंने उत्तराखंड के बारे में बोलते हुए बताया कि उत्तराखंड में मानसून के मद्देनजर आपदा की दृष्टि से 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की 6 टीमों को गढ़वाल कुमाऊं में तैनात किया गया है, जो आपदा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगी। प्रत्येक टीम में 35 सदस्य शामिल रहेंगे। वहीं राज्य आपदा परिचालन केंद्र के हवाले से कमांडेंट ने बताया कि प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए अति संवेदनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों में 6 टीमों को लगाया गया है। ये टीमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं आरआरसी झाझरा में समस्त साजो सामान के साथ तैनात रहेंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टीम में एक विशेष प्रकार की क्षमता है जो कि अलग अलग प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए सक्षम है। जब डिजास्टर आता है तो डेफिनेटली डिजास्टर के अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब जो डिजास्टर का दिन नहीं होता है, ऐसे कुछ आपदा नहीं आती होती है, तो वहाँ पर हमारे जवान जो है हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम जिसको हम एक कहते हैं, एक उसके अंदर हम जो है डिस्ट्रिक्ट से समन्वय स्थापित करते हैं और स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम वो हम एक लिस्ट देते हैं, वो एक महीना तक उस डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। तो टीमें वहाँ जाती हैं, स्कूल में बच्चों को बताती है। इसके अलावा फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज हमारी फेमेक्स उसको हम बोलते हैं, वो भी हमारी टीमें हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल करती हैं।
जिससे हम गांव वालों को, तहसील में, पुलिस प्रशासन को, जितने भी सिविल डिपार्टमेंट हैं, वहाँ तक हमारी टीम पहुँच करती है, उनको सिखाती है किस प्रकार से कोई आपदा आती है तो अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।